नमस्कार, मैं आप सभी का इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आज का यह वेबिनार तुलनात्मक विश्व साहित्य जैसे अत्यंत समसामयिक और व्यापक विषय पर केंद्रित है, जिसमें हमें साहित्य की सीमाओं के पार जाकर विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों को समझने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे वेबिनार की अध्यक्षा, हिंदी विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम, जिनका मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहा है। आपका सादर स्वागत मैडम। साथ ही हमारे विशेष मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश कौल सर, जो न केवल एक प्रखर चिंतक और समालोचक हैं, बल्कि तुलनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर ज्योति चावला भी जुड़ेंगी, जो हिंदी साहित्य की एक सशक्त रचनात्मक और आलोचनात्मक आवाज है। आपका भी सादर स्वागत। आइए इसी शुभारंभ के साथ हम इस वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। यह हमारा सौभाग्य है कि हिंदी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल की आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम आज हमारे साथ उपस्थित हैं, जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, कवयित्री और रचनात्मक लेखिका हैं। उनकी विद्वत्ता और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा गया है। इससे पूर्व उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज की अध्यक्षता भी की है। प्रोफेसर साहू अब तक 23 पुस्तकों की रचना कर चुकी हैं और अमेज़न पर एक सर्वाधिक बिकने वाली लेखिका के रूप में जानी जाती है। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर स्वर्ण पदक प्राप्त करना शामिल है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा साहित्यिक पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उन्हें माइकल मधुसूदन अकादमी पुरस्कार वर्ष 2024 तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से भी नवाजा गया है। उनकी नवीनतम काव्य कृति मेड्यूसा उनकी साहित्यिक प्रतिभा और सृजनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रोफेसर साहू की शोध विशेषज्ञता में नव्य साहित्य, आलोचनात्मक सिद्धांत, लोक कथा अध्ययन तथा अन्य कई क्षेत्र सम्मिलित हैं, जो उन्हें भारतीय अंग्रेजी साहित्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी प्राधिकारी के रूप में स्थापित करते हैं। वर्ष 2025 में उन्हें टैगोर सम्मान पुरस्कार तथा इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एथिक्स द्वारा मानद फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। अब अधिक विलंब न करते हुए मैं प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना स्वागत भाषण करें। मैडम, आप अपना म्यूट करवा लीजिए, ऑडियो को म्यूट कर दीजिए। हेलो, हाँ अब ठीक है। आप वीडियो चालू रखिए बट अपना ऑडियो को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार। We welcome Dr. Satya Prakash to this important, very important lecture series on comparative world literatures, which is creating ripples in Indian academia. Dr. Satya Prakash is one person who I got to know from various research publications, from media, and from his active engagement with academic and research, with academia and research. In fact, nobody recommended him to me and nobody asked me to invite him. I was going through his work and I found it quite interesting and important and seminal. So I thought, why not invite him to take a discourse for the faculty and students of Hindi University on
comparative world literature, and that's when I sent him a message that you can probably have an engagement with us, and he was kind enough to accept it. He belongs to Banaras Hindu University, which is again a very, very important institution in the whole country. Banaras Hindu University has been doing a lot of good work. Their academic programs, they have created a movement, and they have created a discourse which is so important in comparative literature, in world literatures, in Indian bhasha literatures, and that is where uh, Satyaprakash ji has been contributing to the academia of Banaras Hindu University as well as to the world literatures. I would like to inform him a little bit about this important lecture series that we have been doing since the month of January. As of now, almost 40 people have already spoken on various subjects related to Indian Bhasha literatures and theorization, how to teach comparative literature, and what is comparative literature. Usually, students do not have a clear idea about comparative discourses. They think that comparing two writers is comparative literature. This is exactly not so. In the beginning itself, we made it very clear to the participants and the students and the researchers at Indian University that when it is comparative literatures, you have to take two very different writers from probably two languages or two literatures or maybe two regions, two countries, or even more than that, and then bring them together by theorization and also by creating some common platform for both the writers, like a period. So if we compare somebody from 10th century to somebody from the 21st century, and then probably the comparison may not be uh, as seminal or as convincing as it should be. But yes, at the same time, we have to keep the historiography of comparative literatures in view. So we cannot really be very, very rigid about the time frame of the writers. We have to take writers from many regions, many continents, many countries, and many languages, and then through translation, through theorization, and through literary discourses, we have to bring them to the table. This lecture series is doing very, very well, and people all over the country are listening to our important speakers who are the best brains of the country. And today I'm happy and proud that Satyaprakash ji, being one of important scholars, established scholars, is a part of this lecture series. The lecture series is being used by other universities in their classrooms. With our permission, they are already using. They're quoting our authors, they're quoting our speakers, and they're using the clippings, the YouTube links in their classrooms. So probably you are not just speaking to Hindi University, sir, you are speaking to the whole world. People are listening to you. This is being recorded now. We are going to put it in our YouTube channel. With that in my mind, I welcome you, a very warm welcome to Satyaprakash ji, and let's listen to his discourse and have a discussion after he has completed his lecture. Once again, we welcome you to Hindi University, West Bengal, to this very important lecture series, Comparative World Literatures. Thank you. बहुत बहुत आभार मैडम। ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर ज्योति चावला भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो उमा शंकर चौधरी के नाम से वो जुड़ी हैं मैडम, मैं आपको सूचित करना चाहूंगी। अच्छा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं वक्ता डॉक्टर सत्यप्रकाश पॉल का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी, जो वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व वे राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत रहे हैं, जहां उन्होंने हिंदी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य किया। वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। डॉक्टर पॉल ने अब तक 2 शोध परियोजनाओं को पूर्ण किया है। उन्हें उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 में
शब्द शिल्पी सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही साथ वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वे अब तक 5 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं तथा उनके 74 शोध पत्र एवं आलेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने 23 अंतर्राष्ट्रीय तथा 49 राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भी सहभागिता की है। साथ ही 9 कार्यशालाओं, पुरुषचर्या कार्यक्रमों में भी उन्होंने भाग लिया है। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न विश्वविद्यालयों की समितियों में भी सदस्य के रूप में नामित हैं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर सत्य प्रकाश कौल सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने वक्तव्य से हमारा ज्ञान वर्धित करें। बहुत आभार मैम। आज हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं समझता हूँ कि घर के मुखिया का रोल बहुत अहम होता है परिवार को चलाने में, समाज को चलाने में या विश्वविद्यालय को चलाने में। और ये बहुत सम्माननीय और आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर नंदिनी साहू मैम, आप इग्नू से लेके जो बंगाल तक की यात्रा है, मैं समझता हूँ कि ऐसे ही विषयों को आपने चुना जिस पर आज बातचीत तो होनी चाहिए लेकिन होती कम है। और यह विषय मैं समझता हूँ कि साहित्य को विश्व फलक पर पढ़ने का एक नया, या कह सकते हैं कि एक ऐसा दृष्टिकोण जो हम आज उसको विश्व बंधुत्व की बात तो करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। मैम ने ऐसे विषय पर आज हम लोगों को सुनने बोलने का मौका दिया। ऐसे विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति मैम को मैं प्रणाम करता हूँ। और अगर मुखिया का रोल बड़ा है तो उस परिवार के सदस्यों का भी रोल बड़ा होता है। ऐसे में हमारी मैडम डॉक्टर पारुमिता दास मैम का एक टीम टोली अच्छी ना हो तो कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि आपका यह कार्य और सुगम तब बना देता है जब हमारी टीम अच्छी। मैम ने यही काम किया कि विषय को लेकर, कार्यक्रम को लेकर, बायोडाटा को लेकर आप लगातार जुड़ी रहीं। मैम, यह अथक प्रयास आपका सफल हो। और आज की हमारी जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर ज्योति चावला मैम, नाम आपका सुना और आप लिखती पढ़ती रहती हैं और सर को मैं जानता हूँ, लेकिन आपको आज सुनूंगा तो आपका भी बहुत आभार। और हमारे सुन रहे सभी प्रतिभागी प्यारे बच्चों और विश्वविद्यालय परिवार में सबको नमस्ते करता हूँ। मैम, जब मैं बात शुरू कर रहा हूँ तुलनात्मक साहित्य पर, तो स्वाभाविक है कि तुलनात्मक साहित्य का जो वैश्विक दृष्टि है या जो विश्व संस्कृति की संभावना है, आज जब देश या विदेश कह लीजिए, जब आज अनेक स्तर पर चुनौतियां हैं, वह चुनौतियां विश्व बंधुत्व को लेकर ज़्यादा है, जिसमें भाषाई संकट भी कह सकते हैं। आज जब आप देख सकते हैं कि विश्व भर में कहीं न कहीं कुछ युद्ध चल ही रहे हैं, उस दृष्टिकोण से जब हम यह बात करें कि किस प्रकार आज हमारा साहित्य जो लिखा पढ़ा जा रहा है, उस साहित्य का रोल कैसा होना चाहिए। वह साहित्य जब कहा जाता है कि वह साहित्य जनता का साहित्य है, वह समाज का साहित्य है, उस दृष्टिकोण से जब विश्व फलक पर आज रचनाएं हो रही हैं, तो उन रचनाओं का दृष्टिकोण कैसा हो, वे रचनाएं हमारे जनजीवन में, समाज में क्या परिवर्तन ला सकती हैं या उनके द्वारा हम परिवर्तन देख सकते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करें तो जो तुलनात्मक अध्ययन की पहली हमारे सामने एक खाका, एक बिंदु उपस्थित होकर आता है, उसमें हम कह सकते हैं कि जो यूरोपीय साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन का हमारे सामने जिक्र होता है। 1886 में एक पुस्तक प्रकाशित होती है, कंपैरेटिव लिटरेचर, और यहीं से यह शब्द हम जेहन में कौंधता है कि यह कंपैरेटिव लिटरेचर है क्या कंपैरेटिव लिटरेचर जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी ग्रोथ है, या जो कंपैरेटिव ऑफ कहा जा सकता है कि मैथड ऑफ लिटरेचर का विश्लेषण हुआ, क्या जो कॉलोनियल पीरियड है
या जो विश्व साहित्य पर चर्चा होती है, तो उसमें किनका रोल रहा? और आज जहाँ से यह विश्व साहित्य की चर्चा हो रही है, मैम को मैं इस मायने में मैं आभार दे चुका हूँ। बाकी फिर से मैं कह रहा हूँ कि उसमें 2 नाम हमारे सामने बड़े प्रमुखता के साथ उपस्थित होते हैं, जो आधुनिक भारत में उस तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति को उपस्थित करते हैं। पहला नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर का और दूसरा आता है बंकिम चंद्र चटर्जी। आप ख्याल करिएगा, इन दोनों लोगों की मातृभूमि और मिट्टी वही है। और जब हम विश्व साहित्य की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यह जब बात और आगे आती है तो हम देख सकते हैं कि भारतेंद्र और आचार्य शुक्ल ने जो अनुवाद हुए, उन अनुवादों को उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन का एक हिस्सा बताया। और इस दृष्टि से जो भारतीय दृष्टि है, उसको समझने के लिए हमको तुलनात्मक साहित्य की महती आवश्यकता है। जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो स्वाभाविक है, मैंने आपसे कहा आज भूमंडलीकरण पे बात करते हैं, आज विज्ञान के विकास पे बात करते हैं, लेकिन यह बात तो तब की जा सकती है ना जब हम वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी को, भारतीय चिंतन को हम देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जो चिंतन है, जो भारतीय संस्कृति है, उसका मूल मन तो यही है कि हम पूरी पृथ्वी को अपना मानते हैं, अपना समझते हैं। लेकिन जब यह मंत्र भारतीय संस्कृति से आया वसुधैव कुटुंबकम का, तो ख्याल करिएगा, यह तब की बात है जब सारे विश्व को हम घर समझते थे और कोई यह असाधारण बात नहीं है। और उससे भी बढ़कर था कि सर्वहित और लोक मंगल की भावना। और यह जो हमारा चिंतन है, यह अंतर्राष्ट्रीय चिंतन को के स्वरूप में हम इसको देख सकते हैं। और जब विश्व संस्कृति की स्थापना हुई तो उसमें जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, यह भाव भारत ने ही दिया। जब संसार में विज्ञान की उन्नति नहीं हुई, यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, दुनिया के लोग आपस में मिल नहीं सकते थे, अपने विचारों को आपस में बांट नहीं सकते थे, तो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। उस समय हमारे पूर्वजों की जो कल्पना रही है, वो विश्व बंधुत्व की रही है। और ख्याल करिएगा, जब यह विश्व संस्कृति को हम साहित्य के स्वरूप में देखते हैं या विश्व कल्याण चाहने वालों को जो साहित्यकार हैं उनके रूप में देखते हैं, तो अनेक रूपों में हम इसको आज इस माध्यम से कह सकते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 1978 में, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, 1978 में जेम्स होम्स ने अनुवाद अध्ययन नाम से एक उन्होंने ग्रंथ रचा। और जब विश्व बंधुत्व और तुलनात्मक साहित्य की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ आप लोग भी शायद सहमत होंगे कि इसमें अनुवाद की महती भूमिका है। और जब यह मैं कह रहा हूँ तो ख्याल करिएगा, और अनुवाद के उत्पादन और विवरण पर उन्होंने एक एक समस्याओं का निदान उन्होंने अपनी इस पुस्तक में देखा। और अनुवाद के जो महत्वपूर्ण उन्होंने जो समकालीन दृष्टिकोण सामने हमारे लाए, उनका एक उसमें चैप्टर है कि वर्णनात्मक अनुवाद अध्ययन। और इसी कड़ी में आगे आंद्रे लेफेवर और थियो हर्मन्स ने इसको पुनर्लेखन, मतलब इस शैली को किस प्रकार हम तुलनात्मक लेखन का अनुवाद कर सकें और उसको किस प्रकार हम समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें, उन्होंने पुनः इस पर विचार करने का एक मन मिजाज बनाया, उन्होंने लेख लिखा। और इस जो उन्होंने उस जिसका उन्होंने अनुवाद किया वह पाली सिस्टम, उसका उन्होंने अनुवाद किया उत्तर औपनिवेशिक और सांस्कृतिक अध्ययन। मतलब उत्तर औपनिवेशिक और सांस्कृतिक अध्ययन के माध्यम से उन्होंने समकालीन दृष्टिकोण को अनुवाद को के रूप में हमारे जो हमारी वैचारिकी थी, जो हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण था, उसको उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संदर्भों में देखने के लिए कहा। और यह बहुत बड़ी बात थी। ख्याल करिएगा, यह भाषा और संस्कृतियों के बीच जो विषम संबंध थे उनको जोड़ने का यह सेतु है। और कहीं न कहीं यह जो अनुवाद की अवधारणा है, यह एक कहा जाए कि सिर्फ एक काल समय नहीं है इसके अंतर्गत, बल्कि वे समय भी हैं जिनको हमने पीछे छोड़ दिया, आज जिनको फिर से समझने की जरूरत है। उन्होंने अपने इन ऐतिहासिक जो उनका अनुवाद है, उसको उन्होंने फिर से पुनः विश्व साहित्य और उसके साहित्यिक अध्ययन को उन्होंने मानविकी से जोड़कर देखा। और जो विश्व साहित्य की जो अवधारणा अंग्रेजी में मैंने आपसे कहा कि उसको हम पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसको हम कंपैरेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उन्होंने उसको कहा कि जो हमारा उत्तर औपनिवेशिक साहित्य है या जो हमारा अल्पसंख्यक साहित्य है,
उसको उन्होंने एक विश्व पूंजी के वैश्विक परिदृश्य में देखा। माने वो हमारी पूंजी है, लेकिन उस पूंजी को हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अब हमारे पास पूंजी बहुत है, लेकिन पूंजी का तो एक उपयोग है कि उसका उपयोग हम कहाँ किया कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोग ही नहीं करना जानते हैं, तो पूंजी तो हमारे लिए बेकार है। ऐसे ही वह कुछ ऐसी पुस्तकें जो हमारी पूंजी हैं, धरोहर हैं, लेकिन उन उन धरोहर पूंजी का मंतव्य तब है ना जब वो समाज में जाए, लोग उसको पढ़ें, अध्ययन करें। तो एक जो बहुभाषिक उसका अनुवादिक दृष्टिकोण है, उसको हम कह सकते हैं कि वह विश्व साहित्य की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है जब कुछ सूत्र दक्षिण एशिया में साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास लेखन में उपयोगी हुए, और वे आगे चलकर उत्तर उपनिवेशिक और राष्ट्रवादी या कह लीजिए जो स्वदेशवादी दृष्टिकोण को समझने में मदद करते हैं, उनके बारे में हमने सोचा। और यह सूत्र है, यह सूत्र हमको भगवत गीता, महाकाव्य, नामदेव, मीराबाई, कबीर जैसे जो भक्ति, गालिब और टैगोर जैसे अनेक गजल, सानेट, हाइकू को भी हमको पढ़ने में मदद करता है। और यही नहीं, जब हम बात विश्व फलक पर करते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर हम हिंदी साहित्य प्रवासी जगत की चर्चा करें तो ख्याल करिएगा, जो हमारा प्रवासी जगत है या जो हिंदी साहित्य का प्रवासी जगत है, जो हमारे यहाँ से लोग चले गए, मॉरिशस, गुयाना, सिंगापुर चले गए, तो उनके भी साहित्य को हमको जोड़ के देखने की जरूरत है। और जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो अनेक ऐसे साहित्यकार हैं जो यहाँ की मिट्टी से उनका जुड़ाव है, लेकिन वो चले गए, दूर चले गए, वो आज वहीं बस गए, रच गए। तो उन दृष्टिकोण से कहीं न कहीं जो उनका साहित्य है, वह साहित्य विश्व फलक पर आज चर्चा का विषय है, लेकिन उनके साहित्य में हमारी जो संवेदना है, जो मिट्टी की खुशबू है, वो वहाँ भी देखी जा सकती है। अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ तो आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बड़े चर्चित भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कुंवर नारायण की एक रचना है, ट्यूनेशिया का कुआं। जब मैं ट्यूनेशिया के कुआं पर चर्चा कर रहा हूँ तो उनकी 4-5 लाइनें हैं जो ट्यूनेशिया के कुआं पर वे कविता लिखते हैं, और उस कविता का भाव देखिएगा। मैं कविता को उद्धृत करता हूँ। ट्यूनेशिया में कुआं है, कहते हैं उसका पानी धरती के अंदर ही अंदर उस पवित्र कुएं से जुड़ा है। मैंने यह भी सुना है कि धरती के अंदर ही अंदर हर कुएं का पानी हर कुएं से जुड़ा है। अब यह ख्याल करिएगा, यह कितना बड़ा संदेश है कि हर कुएं का पानी हर कुएं से जुड़ा है। अब ये तो हम भी जानते हैं ना कि जो भूगर्भ है वह पानी चारों तरफ है, आप कहीं भी खुदाई करिए वो पानी आपको मिलेगा। अर्थात इस कविता का जो मर्म है कि संसार में व्याप्त जो मानवों का लोक है, वह लोक एक है। अर्थात वह पूरा परिवार, विश्व साहित्य का परिवार, हमारा भाईचारा का जो संबंध है, वह लोक है, उसमें हम सबका दुख दर्द समझते हैं। और आज इसीलिए तो जो नया भारत है या जो विकसित भारत है, उस दृष्टिकोण से कह सकते हैं दुनिया हमको देख रही है। और यह कहना या यह हम विश्व फलक पर देख सकते हैं हिंदी के प्रचार को, या कह सकते हैं किस प्रकार यह दुनिया हमको क्यों देख रही है। आज जो नए साहित्य का सृजन है, वह किस प्रकार हम सारे भेदों को भुलाकर हम पूरी संकल्पनाएं जो हमारी भूमंडलीकरण की अवधारणा है, उसको किस प्रकार हम एक अलग नजरिए से प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह कुंवर नारायण की कविता कहीं न कहीं इसको और मजबूत करती है कि जो हमारा भाईचारा का संबंध है वह सबसे एकत्व है, एक है। भले वो आज यहाँ से चले गए, मॉरिशस चले गए, कहीं चले गए हों, लेकिन उनका जो साहित्य है वह भारतीय साहित्य या भारतीय सोच को प्रतिबिंबित करता है। अगर मैं आपसे यह कह रहा हूँ तो एक बड़ा नाम है, हम कह सकते हैं प्रवासी साहित्य में तेजेंद्र शर्मा जी का। तेजेंद्र शर्मा जी की कई रचनाएं हैं जहाँ वे भारतीय अवधारणा और अपने देश की जो मिट्टी है और जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ की जो उस आदमी का दर्द है, वहाँ के देश के आदमी का दर्द, जो हमारे यहाँ के आदमी का दर्द है, उसको भी बड़े वो साफगोई के साथ लिखते हैं। इतना ही नहीं, वे पूरे कहा जा सकता है कि जो हमारे विश्व फलक की जो साहित्य की अवधारणा है, उस अवधारणा में कई बातें हमारे सामने आती हैं। और उनमें अगर प्रमुख रूप से देखें तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जो 1886 का जो तुलनात्मक साहित्य पे चर्चा होती है, उसको और आगे हम अगर ले जाएं तो कहीं न कहीं हमारे साहित्य का जो स्वरूप है और उस स्वरूप का एक जो मूल रूप है, जिसको हम कह सकते हैं कि मॉरिशस के लोग चले गए, जिसको हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं,
तो अगर गिरमिटिया मजदूर को परिभाषित करना है तो जो भारतीय साहित्य है और गिरमिटिया समाज का स्वरूप क्या है, और भारतीय साहित्य और गिरमिटिया समाज को देखें तो कई प्रकार के जो तुलनात्मक अध्ययन हैं वो हमारे सामने आते हैं। और कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय एकीकरण है, जो सांस्कृतिक एकता है, जो त्रिनाद और टोबैको की संस्कृति, अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं, कल उनके संस्कृति का एक रूपरेखा हमारे सामने आ रहा था कि वो भारतीय संस्कृति किस प्रकार वहाँ भी और उसकी जड़ें एक प्रकार से अभी गहरे रूप में जमी हुई हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ तो कहीं न कहीं जब हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो जो हमारी बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का एक अवधारणा है, उसमें अगर हम तुलना करते हैं तो अंग्रेजी वाले अधिकतर तुलना करते हैं कि जैसे कालिदास और शेक्सपियर की तुलना करते हैं। भारत में टैगोर का जो समानुशासन है, या कहा जाए कि माइकल मधुसूदन दत्त में और वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अंग्रेजी कवि दांते शेक्सपियर से तुलना करते हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो शेक्सपियर को कालिदास से बेहतर माना है। आप ख्याल करिएगा कि जो ये इंडियन कंपैरेटिव लिटरेचर है, यह इसकी जो जड़ें हैं, यह किस प्रकार विदेशों में रहने वाले जो हमारे लेखक कवि हैं, इसको भी वे स्वीकार करते हैं। और एक बड़ा नाम है असम के शंकर देव का, शंकर देव माधव देव, वो असम के बड़े समन्वयकारी कवि माने जाते हैं। उनको हम कभी पढ़ते हैं तो तुलसीदास से तुलनात्मकता के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन हमारी जो विविधताओं में एकता को खोजना और तुलनात्मक अध्ययन का एक लक्ष्य होना चाहिए। मैंने शुरू से ही कहा कि जो विश्व बंधुत्व की अवधारणा है, जो हमारे भारतीय संस्कृति की अवधारणा है, उसमें हम विश्व बंधुत्व को लेकर साथ चलते हैं। अगर मैं यह कह रहा हूं तो ख्याल करिएगा, जो विविधताओं में एकता है उसमें जो गिरमिटिया शब्द आया, बहुत लोग जानते होंगे इस बात को, जो गिरमिटिया शब्द की जो व्युत्पत्ति है या उसके संबंध में हम देखते हैं तो यह शब्द अंग्रेजी भाषा के एग्रीमेंट से निर्मित हुआ। और जब एग्रीमेंट से निर्मित हुआ तो इसका जो शब्द रूप है वो किस प्रकार बदलता गया, एग्रीमेंट हुआ, गिरीमेंट हुआ, गिरमिट हुआ, और फिर भोजपुरी में गिरमिरिया हुआ। और ख्याल करिएगा, जब मॉरिशस में गिरमिटिया समाज के इतिहास को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी जो संस्कृति जीवन शैली है, जो संप्रति में गिरमिटिया समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन पर भी वह जोर डालती है। वहाँ की जो नई पीढ़ी है वह भारतीयता के जो संस्कृति की अवधारणा है उसको भी साथ लेके चलती है। और उन संदर्भों में जो गिरमिटिया समाज के जो गीत हैं, जो कहा जाता है उनके गीत वहाँ चटनी गीत से नाम से जाने जाते हैं, वो बड़ा पॉपुलर है। और समय की मात्रा उस पर मैं नहीं जाऊँगा कि किस प्रकार वहाँ के लोगों ने चटनी, हमारे यहाँ जानते हैं वहाँ चटनी गीत ही है। अब ख्याल करिएगा कि किस प्रकार वहाँ के लोगों ने अपने इस संस्कृति को वहाँ तक अपने समाज में उसको जीवित रखा है। जब आज हम मैथिली के नागार्जुन और हिंदी के प्रेमचंद को तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो हम टी.एस. इलियट के परंपरा और निरवैयक्तिकता को भी उस दृष्टिकोण से अपने जीवन में अपनाते हैं। और जो भारत की महान साहित्यिक परंपरा है वो कहा जाता है कि पश्चिम से बेहतर है। और जो मैथिली की साहित्यिक परंपरा है जिसमें विद्यापति, ज्योतिश्वर, नागार्जुन आते हैं, वे अपनी भाषा को लेकर, अपने शास्त्रीय मानदंडों को लेकर, शाश्वत मूल्यों को लेकर उपस्थित होते हैं और अपने जो तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य है उसमें उसको वे देखने का प्रयास करते हैं। और यह ख्याल किया जाना चाहिए कि संस्कृत में बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी है, मराठी में उपन्यास लिखे ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव अनेक आए, और संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखा। और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कि संस्कृत भाषा में जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया कहा गया, तो हमारी संस्कृति तो वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उस दृष्टिकोण से जब मराठी संत साहित्य की चर्चा होती है तो गीता में ईश्वर कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं धरा पे पाप का अंत करने के लिए जन्म लूंगा। इसी भाव को ज्ञानेश्वरी में प्रकट किया गया है। संत एकनाथ जी ने जो एकनाथी भागवत लिखा उसमें उन्होंने उसको बड़े मतलब सरल शब्दों में समझाया। और उनका जो पूरा एक थाट है वो उपनिषदों पे आधारित है। और कहते हैं कि हरि ना माझे हरि ना चिते। तुकाराम जी भी इसी बात को कहते हैं कि हरि भीतर बाहर सब जगह है। अर्थात जो हमारे साहित्य की जो एक कहा जाए कि उसकी पूरी संपूर्ण निर्मिति है, वह बाहर भीतर को लेकर जो वे समझाते हैं उसमें यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो साहित्य है वो समाज को किन किन रूपों में देखने को का एक गहराई से प्रयास करता है। और एक पाश्चात्य विद्वान है डेमरोस,
डेमरोस ने राष्ट्र के भीतर दुनिया की जो उपस्थिति है उस पर गहराई से विचार करते हैं और वे कहते हैं कि जो व्यापक दुनिया का फलक है, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जब हम परंपराओं को खोजने की बात करते हैं, जब हम साहित्यिक परंपराओं को सहेजने की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो जो साहित्य जितना समृद्ध होगा वहाँ का राष्ट्र भी उतना समृद्ध होगा। और कई बार कहा जाता है कि जो राष्ट्रवादी साहित्यिक इतिहासकार अक्सर मानते हैं कि जब हम अपने साहित्य में डूबते हैं, अपनी रचनाओं में खोते हैं, तो कई बार हम ऐसे मोती को लेकर आते हैं जो हमारे उस पूरे अवधारणा को ही चेंज कर देता है। और कहीं ना कहीं जब मैं बात कह रहा हूँ तो ख्याल करिएगा, साहित्य का जो अनुदित भाषा का माध्यम है या जो स्वरूप है उसको समझने के लिए फर्डिनेंड डी सोसुरे 1916 में छात्रों से उन्होंने एक संवाद किया और उस संवाद में छात्रों से संवाद करते समय उन्होंने साहित्य के मूल विषय को उन्होंने पांचों इंद्रियों से जोड़ा। ख्याल करिएगा, जब हम पांचों इंद्रियों की चर्चा करते हैं, उन्होंने अपने छात्रों से संवाद किया 1916 में कि किस प्रकार साहित्य का जो दृष्टिकोण है वो हमारे क्या पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से समझा जा सकता है। क्या साहित्य में जो अनुभूत की भाषा है उस भाषा के माध्यम से क्या हम कुछ सोच समझ सकते हैं, अर्थात जो हमारे अनुभूति हैं, विचार हैं, अनुभव हैं, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को समझा जा सकता है। हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को हम सोच समझ सकते हैं, हमारी सोच, अवधारणा, स्मृति, तर्क क्या कुछ गढ़ सकते हैं। ख्याल करिएगा, जब हम कुछ गढ़ते हैं तो यह बात बड़े कितनी करीने की है कि हम सिर्फ किसी पे लादना थोपना नहीं जानते। और यह जब मैं बात कह रहा हूं तो मुझे अरविंदो याद आते हैं। अरविंदो ने कहा था कि हमें संपूर्ण यूरोपीय सभ्यता की समीक्षा पूरी तरह से भारतीय विचार और ज्ञान के दृष्टिकोण से करनी चाहिए। शेक्सपियर के हर नाटक में राजा होता है, तो जो रामराज की परिकल्पना भारत में है वहां कैसे नहीं थी। हिंदुस्तान ने जब आवाज उठाई कि अंग्रेज भारत छोड़ो 1942 में, तो ख्याल करिएगा यह जो आंदोलन चला यह बड़ी बात है ताकि अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाया जा सके। और यह अरविंदो की बात से मैं सहमत हूँ कि जो कहते हैं कि संपूर्ण यूरोपीय सभ्यता की समीक्षा पूरी तरह से की जाए जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। आज आप सारे विद्वान हैं, मैं जब यह कहा जाता है कि आज है भी कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात होती है और होनी भी चाहिए, जब हम उसको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह क्यों नहीं उठाई जाती है बात कि जब यूरोपीय ज्ञान सभ्यता की बात आती है तो अरविंदो को याद करना चाहिए और हमको कक्षाओं में बच्चों को कहना चाहिए कि अरविंदो का जो विचार है यह बहुत समीचीन है कि भारतीयता का जो विचार ज्ञान परंपरा है उसको किस दृष्टिकोण से हमको देखा जाना चाहिए। मित्रों, जब मैं बात कह रहा हूँ तो एक बात और आती है कि किस प्रकार जब हम अनेक आंदोलनों की बात करते हैं तो ख्याल करिएगा उसमें जो भोजपुरी साहित्य है, और आज भोजपुरी साहित्य भी कहा जा रहा है कि उसका भी एक अपना वजूद है, अस्तित्व है। तो भोजपुरी साहित्य की तरफ बात करते हुए मैं 5 मिनट और लूँगा। बोलना तो बहुत है लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, तो मैं 5 मिनट में बात खत्म करता हूँ। जब मैं भोजपुरी साहित्य को इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं गिरमिटिया की बात किया, विश्व फलक पे बात किया, तो भोजपुरी साहित्य की बात करते हुए कहा जाता है कि जहाँ से जो लिया जाता है उसी को फिर वापस कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो यही संस्कृति है कि जो हम जिससे लेते हैं उसको हम फिर सौंप देते हैं। ख्याल करिएगा, इसको अन्य साहित्य से अगर तुलना करें, अगर उस तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा को भोजपुरी साहित्य पर भी अगर हम उसको तुलना करके देखें तो हमारे यहाँ भोजपुरी साहित्य में तो जो भोजपुरी प्रकृति है वो उसका स्वरूप बड़ा निखर के हमारे सामने आता है। और कहा भी जाता है कि बंगाल में नवरात्र दुर्गा जी का कितना पूरा चलन है, तो जो दुर्गा जी की जो प्रतिमा बनती है वो मिट्टी से बनती है, वो मिट्टी नदी से ली जाती है और अंत में क्या होता है, जब पूजा के बाद हम प्रतिमा को विसर्जित करते हैं तो नदी को फिर हम मिट्टी वापस कर देते हैं। हमारी संस्कृति भोजपुरी की कितनी प्रकृति पर है, प्रकृति से लिया प्रकृति को दिया। और ख्याल करिएगा आज वो समय भी है कि किस प्रकार प्रकृति को मानवीकरण कर दिया गया, और जब विवाह होता है तो पहला न्योता गंगा माता को दिया जाता है। मैम सहमत होंगी कि हम पहला कार्ड जाके गंगा माँ को चढ़ा आते हैं। अर्थात हमारे भोजपुरी साहित्य में भी लोक को लेकर जो आज सिरजा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उसको कहीं न कहीं
आज तुलनात्मक स्तर पे जो मैं आपसे उदाहरण दे रहा था, मॉरिशस, गुयाना, टोबैको हो, वहाँ भी लोग यहाँ के गए और उस सभी जो लोक देवताओं की पूजने की पद्धति है वो अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ तो कुआं, बगीचे, पोखरा की भी शादी की जाती है। और ख्याल करिएगा, हमारे यहाँ तो महुआ और आम के पेड़ के गठजोड़ की भी शादी की जाती है। कई अवसरों पर कुछ बाधा है, संकट है, तो उसको हटा के देखा जा सकता है। तो मैं साहित्य में अनुवाद की भूमिका, तुलनात्मक साहित्य में अनुवाद की भूमिका और तुलनात्मक साहित्य जो कंपैरेटिव लिटरेचर, उसका अध्ययन क्षेत्र क्या और कितना विस्तृत हो सकता है और किस प्रकार हमारा जो साहित्य है, जो रचा लिखा पढ़ा जा रहा है, उसका एक कल्चरल स्टडीज होना चाहिए। मैंने कहा ना कि आज सांस्कृतिक अध्ययन और लोक विरासत जो छीड़ हो रहे हैं, उन लोक विरासत और कल्चरल स्टडीज को हमको जोड़कर देखने की जरूरत है। विश्व फलक पर हमको फिर से किस प्रकार हमारा जो एक अंतर विषयी क्षेत्र है उसको पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है। इसलिए अंतर विषयी की बात मैं कह रहा हूँ तो उसमें संस्कृत, राजनीति, समाज, पहचान, आपसी संबंध, मीडिया, साहित्य, कला, धर्म, लिंग, जात, उपभोक्ता संस्कृति, जो आज नए परिप्रेक्ष्य या जो नए बिंदु आज हमारे सामने उभर के आए हैं, उनको भी हमको फिर से पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है। मैं कहना तो बहुत है, मैं समझता हूँ मैडम कभी बुलाए यूनिवर्सिटी में तो कहा जाए घंटों भर बोला जाए, मास्टर और वकील तो न बोले तो क्या करे। मैं समझता हूँ कि मेरी एक जो समझ थी, जो मैम का आदेश था, उस पर मैंने अपनी बात कही। और जाते जाते एक बात अंतिम एक कविता से करूँगा। एक प्रसिद्ध कवि हैं किरण अग्रवाल, उनकी एक कविता है नेट पर। आज नेट पर इंटरनेट का पूरा कहा जाए कि जलवा है, जो कुछ नहीं है गूगल बाबा पे है। उस पर उन्होंने जो आज के विज्ञान और तकनीक या जो प्रगति है, जो मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन के बढ़ते हुए खोखलेपन का जो उन्होंने चित्रण किया है, यह मैं आपके सामने रहता हूँ। यह विदेश में रहती हैं और उनकी यह जो नेट की दुनिया है, उन्होंने शायद भारत से बाहर जाने पर उन्होंने महसूस किया। वो लिखती हैं, नेट पर एक पूरी दुनिया है, नेट पर एक पूरी दुनिया है और इस दुनिया के हिस्से में बंद है मेरा प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में दर्ज है मेरा नाम, मेरा पता, मेरी उम्र, मेरी योग्यता, मेरी पसंद नापसंद, यात्राएं, उपलब्धियां, मेरे अनुभव, मेरी ज़रूरतें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, सब कुछ मौजूद है वहाँ मेरे बारे में। लेकिन मैं कहाँ हूँ, वहाँ सोचती हूँ मैं कि मैं कहाँ हूँ। मैं समझता हूँ कि यह जो कविता है उनकी आज हमारे जीवन चरित्र को रख देती है कि आज हम अगर चार लोग सामने बैठ जाएं तो हम एक दूसरे से बात न करके उसी मोबाइल में खो जाते हैं। और किरण अग्रवाल की यह कविता एक तुलनात्मक दृष्टिकोण, या जो मैंने कहा कि कल्चरल स्टडीज के द्वारा फिर से हम उस तुलनात्मक अध्ययन को विश्व फलक पर कैसे पढ़ें और उस दावे को कि आज हम जब विश्व बंधुत्व भाईचारे की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं कहाँ हूँ, यह सब कुछ तो फेसबुक पर है, सब कुछ तो एक यूटोपिया कह सकते हैं कि हमारे इतने मित्र हैं, इतना लाइक हुआ, इतना स्टेटस हुआ, इतना हुआ, लेकिन क्या वो हमारे ज़िंदगी में भी हुआ, इसकी यह कविता पड़ताल करती है। अब आगे ना कहते हुए मैं फिर से विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति जी, सम्माननीय कुलपति जी को आभार व्यक्त करता हूँ और यह बताऊँ कि मैम से एक दो दफ़ा बात हुई, मैम ने मुझे चुन लिया कि आपको बोलना है और पारमिता मैम ने समय पे, ज़रूरतों पे याद किया। मैं आप सबको नमस्ते करता हूँ और यह कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि मैम इसका रूप बड़ा हो, भौतिक रूप से हो, कई सत्रों में हो तो आनंद आएगा। सबसे नमस्ते। सादर आभार सर। अब मैं प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने महत्वपूर्ण विचार रखें। मैडम प्लीज। Thank you very much, Satya Prakash ji. I do not have expertise in Hindi literature. Everyone knows that. But anyway, when you spoke on comparative literature, comparative world literature, I was listening to you very, very carefully. You talked about so many things like Hindi literature, translation studies, Girmitya studies, Bhojpuri Sahitya, cultural studies, then interdisciplinary studies, then science and society, and then poetry. You concluded with a very beautiful note with a couple of poems, because I think that gives
way to the next speaker, who is an eminent poet. Before coming to Dr. Jyoti Chawla and talking a little bit about her, I would just give a couple of critical comments on Satyaprakash ji, what he talked about, or whatever was my takeaway from his discourses. The first takeaway that I would emphasize from Satyaprakash ji's lecture was translation as ethical and political praxis in comparative literature. This is what he emphasized on. And he was right when he said that translation is not just a linguistic act but an ethical and political intervention that reveals the symmetries between very many cultures. Then the other point that he emphasized, which was critical and important for me and my scholars and my faculty and students, is the social responsibility of comparative literature in post-colonial and global contexts. Bhumandalikaran, which is globalization, if I am correct here. So that was a very, very important point that he made. Comparative literature must go beyond aesthetic appreciation to engage the structures of marginality, oppression, and historical violence. He talked a lot about marginal studies and how there should be empathy and sympathy in anything that we write. And sir, you are very right when you say that a writer has a social responsibility. And it is more so when it is comparative literature, because we are taking two cultures, two languages, and two very different people into one platform, and you are trying to weigh their kind of writings. Then the next point that really appeared and impressed me in your lecture was historicity and timelessness of Indian civilizational ethos in comparative literature. Then minority literature and the ethics of empathetic reading, you emphasized that several times. And when you concluded by saying that comparative literature is in the age of globalization, it's a very important subject because it reclaims a cosmopolitanism from below, from the margins. So writing from the margins is an important part or an important discourse in comparative literature. This is what you emphasized, and vernacular studies and Bhasha literatures, and so many interesting things that you emphasized. We have recorded it. We will take the research further, and when we design our syllabus on comparative world literatures, we will certainly need your help and support. We will be in touch with you, Dr. Paramita, and the faculty members will be in touch with you. I'm so glad that you joined us. Thanks a lot. Now, coming to the next speaker, Dr. Paramita will formally introduce her. Introducing her is very, very difficult. She wears many colors and many colored hats. She brooms with many colored brooms. So I really don't know how to introduce Dr. Jyoti Chawla. I know her since 2 decades. I have seen her work. We have grown up together. She has been one of the established Indian Hindi poets writing in Hindi, and also she is into folk literature in a very serious way last few years. And she is a voice. She is an eco-feminist. She is a feminist, and unabashedly so. And we share that platform when we talk about women's issues, gender discourses, children's issues, marginal and subaltern issues. She writes very beautifully. There is lyricism in her poetry. There is meaning, and there is emphasis on social discourses in her poetry. And she understands how to use language. She has a way with words. Dr. Jyoti Chawla, she is going to speak about comparative world literatures in Hindi today. And I invited her to talk about some of the important things that we might have missed in this lecture series. She has listened to quite a few lectures that we have already had in this series. So whatever we have missed or we have missed out, I would suggest and request Dr. Jyoti Chawla to cover those things. She is a very serious and teacher, a very committed teacher. I have seen her designing and developing important courses and programs in IGNOU, and writing and publishing widely. We are very glad and very proud to have Dr. Jyoti Chawla among us. Now I leave it to Dr. Paramita. Before that, in sisterhood and solidarity with Dr. Jyoti Chawla, I'm very happy to welcome you in my personal capacity as a friend and as the Vice Chancellor of the University. Thank you. बहुत बहुत आभार मैम। अब मैं हमारे अगली वक्ता डॉक्टर ज्योति चावला मैडम का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। हार्दिक अभिनंदन मैडम। डॉक्टर ज्योति चावला एक रचनात्मक लेखिका एवं हिंदी के समालोचक हैं।
जो समकालीन हिंदी लेखन की एक प्रमुख आवाज है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में BA, MA, MPhil तथा PhD की उपाधि प्राप्त की। उनकी रुचि के प्रमुख क्षेत्र अनुवाद अध्ययन, अनुवाद में लिंग दृष्टिकोण, सांस्कृतिक अध्ययन तथा आधुनिक हिंदी साहित्य है। 2009 से इग्नू में कार्यरत हैं और वर्तमान में अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वो कार्यरत हैं। उन्होंने कुल 9 पुस्तकों का लेखन, संपादन एवं अनुवाद किया है। उनकी प्रमुख किताबों में माँ का जवान चेहरा, जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से, या उनिंदी रातों का समय है, अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती, श्रेष्ठ हिंदी कहानियां तथा अंतर कथा अंतर पाठ, NCERT एवं इग्नू द्वारा प्रकाशित अनुदित प्रशिक्षण सामग्री आदि हैं। उनके कार्यों का मराठी, पंजाबी, उड़िया, मैथिली और अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। उन्होंने अनुवाद अध्ययन से संबंधित MA, MPhil और PhD के पाठ्यक्रमों का निर्माण भी किया और PGDT यानी PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, मलयालम हिंदी और बांग्ला साहित्य, बांग्ला हिंदी अनुवाद आदि कार्यक्रमों की समन्वयक भी हैं। वे दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्याख्यान एवं शोध पत्र प्रस्तुत कर चुकी हैं। उन्हें वर्ष 2014 में शीला सिद्धांतकर स्मृति सम्मान से नवाजा गया है। वर्ष 2018 में JC जोशी शब्द साधक कविता सम्मान तथा वर्ष 2024 में अमर उजाला श्रेष्ठ कृति सम्मान जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी 15 से अधिक अध्याय पुस्तकों में 50 से अधिक शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं तथा 20 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत कर चुकी हैं। उन्होंने 2004 से 2009 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में अध्यापन किया है। अब मैं पूरी उत्सुकता के साथ आदरणीय डॉक्टर ज्योति चावला मैडम से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपना वक्तव्य रखें, जो कि विभाजन का साहित्य और कृष्ण सोबती पर केंद्रित है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पारुमिता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। बहुत कुछ आपने कह दिया, शायद इतना कुछ मैंने किया नहीं है। ये आपका प्यार है और आपने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं माफी चाहूंगी, एक्चुअली मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड के सिस्टम को यूज किया और वो उमा शंकर चौधरी शो कर रहा है। मुझे रियलाइज बाद में हुआ जब मैंने देखा कि मेरा नाम उमा शंकर चौधरी से आ रहा है। तो एनीवेज, उमा शंकर जी बैठे हैं कि नहीं बैठे? उमा शंकर दूसरे रूम में है, मैं पीछे वाले कमरे में हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि उमा शंकर, मैं सबको बता दूं, उमा शंकर जी भी बहुत बड़े राइटर है, क्रिटिक है। हम अपना किसी दूसरे लेक्चर में उमा शंकर जी को रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया नंदिनी जी, और आपका विकास, जैसे आपने कहा हम 2 दशक से जुड़े हुए हैं, 2 डिकेड से एक दूसरे को जानते हैं, और मैं बहुत बड़ाई यहाँ नहीं करूंगी, वो मैंने जब कहना होता है मैं नंदिनी जी को अलग से बहुत कुछ कहती हूँ, और मैंने इनको ग्रो करते हुए देखा है। आप इन्हें वाइस चांसलर के रूप में जानती हैं, मैंने इन्हें बहुत अलग अलग स्तरों पर देखा है। तो इनको यहाँ तक देखना बहुत पर्सनल कहा जाए कि एक निजी उपलब्धि जैसा लगता है, जैसे कि अपनी ही कोई दोस्त वहाँ है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, और इतने छोटे से अपने कार्यकाल में एक पूरी लेक्चर सीरीज चलाकर, और मुझे लगता है जिसे आप रिकॉर्ड कर रही हैं, इसे अगर डॉक्यूमेंटाइज कर लेती हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जो आपकी एक अन्य उपलब्धि है, अनदर फेदर इन योर कैप। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और सत्य प्रकाश जी ने बहुत विस्तार से अपने विषय पे बात की। अनुवाद पे मैं नहीं बोलूंगी कि अनुवाद पे उन्होंने बहुत विस्तार से बात कर ली है, और लगभग जो अनुवाद अध्ययन में हम पढ़ते पढ़ाते हैं उसका काफी हद तक उन्होंने विस्तार से चर्चा की है, अनुवाद के संदर्भ में और सांस्कृतिक अध्ययन के संदर्भ में। जैसा कि मेरा विषय मैंने बताया था, विभाजन का साहित्य और कृष्णा सोबती, और खासतौर पर जो हमारा आज का विषय है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात करूंगी। विभाजन, जैसे जिसे अंग्रेजी में पार्टीशन कहते हैं, और ऐसे अगर अलग अलग टर्म्स में हम कहें तो इसे हम माइग्रेशन भी कह सकते हैं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इसे हम अलग संदर्भ में देखें तो डायस्पोरा भी कह सकते हैं, व्यापक संदर्भों में। जब हम विभाजन कहते हूँ तो एक वो बिल्कुल टिपिकल एक शब्द हो जाता है जब हम विभाजन यानी डिवीजन यानी पार्टीशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम डायस्पोरा कहते हैं तो वो एक तरह से वो विभाजन उस संदर्भ में ना होकर विभाजन का जो हमारा अर्थ है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा विस्थापन, उस संदर्भ में यदि हम देखें तो डायस्पोरा का एक अंग के रूप में हम विभाजन को देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि जब भी विभाजन का साहित्य
चाहे वह वैश्विक स्तर पर हो या भारतीय स्तर पर हो, उस सब में कुछ बिंदु जो प्रमुख रूप से हमें दिखाई देते हैं, वे है अपनी जमीन के छूट जाने का दर्द। और जब हम अपनी जमीन के छूट जाने का दर्द कहते हैं तो वो उस जमीन के टुकड़े का दर्द नहीं होता है जो घर के रूप में या खेत के रूप में हम पीछे छोड़ आते हैं, बल्कि वह सब होता है जिसे हम अपना समाज, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपना अपनत्व कहते हैं। इस ठीक उसी तरीके जैसे किसी एक पेड़ को जमीन से उखाड़ कर दूसरी जमीन पर अगर लगाने की कोशिश की जाए तो उसकी जड़ों को शायद हम ना सुन सकते हो, लेकिन उनकी जड़ें उम्र भर रोती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि किसी के हाथ को, एक हाथ को काटकर शरीर से अलग कर दिया जाए तो वह दो टुकड़े दो अलग अलग जगहों पर रहते हुए या तो एक मर जाता है या दूसरा दुनिया उम्र भर उसके लिए तड़पता है। तो ठीक उसी तरीके से यदि विभाजन को देखें तो विभाजन का साहित्य, और जब मैं विभाजन का साहित्य कह रही हूँ तो ये विभाजन का साहित्य, या जिसे मैं प्रवासन का साहित्य कहूँ, या जिसे मैं डायस्पोरिक लिटरेचर कहूँ, या माइग्रेशन के लिटरेचर कहूँ, या फोर्स्ड माइग्रेशन कहूँ, तो इसकी जो प्रमाण है हमें विश्व भर में मिलते हैं। कोई भारत एक इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ विस्थापन का साहित्य लिखा गया या पढ़ा गया या उस पर बात हो रही है। हम ग्रीक के संदर्भ में, हम ज्यूइश लिटरेचर के संदर्भ में, हम अफ्रीकन लिटरेचर के संदर्भ में, बहुत सारे देशों के संदर्भ में और संस्कृतियों के संदर्भ में देख सकते हैं कि सब देशों के पास जहां जहां किसी न किसी वजह से किसी तरह का फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ है, वहां इस तरह का साहित्य व्यापक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में देखा गया। भारत के संदर्भ में यदि मैं कहूँ तो दो राज्य विशेष रूप से, एक बंगाल और दूसरा पंजाब, जिसने विभाजन के दर्द को सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस किया। सबसे ज्यादा शिद्दत इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब शरीर का कोई अंग कटता है तो ऐसा नहीं है कि बाकी शरीर के हिस्से को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद जिस पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है वो प्रभाव, वो उस संदर्भ में यदि मैं कहूँ तो बंगाल और पंजाब दो ऐसे राज्य रहे जिन्होंने विभाजन के दर्द को सबसे अधिक करीब से, सबसे अधिक नजदीक से महसूस किया। और उसका प्रमाण है बंगाल और पंजाब में लिखा गया विभाजन का साहित्य, जो प्रचुर मात्रा में है। और हम देख सकते हैं कि दोनों ही साहित्यों में, मैं किसी पर्टिकुलर रचनाकार का नाम यहाँ नहीं लूंगी क्योंकि बांग्ला के विशेषज्ञ आप लोग जिनसे ज्यादा बेहतर है, मैं बंगाल की बात यहाँ विशेष रूप से नहीं करूंगी, मेरा फोकस हिंदी साहित्य है। लेकिन हाँ, हिंदी साहित्य के संदर्भ में मैं, विभाजन के साहित्य के संदर्भ में मैं ये जरूर बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी जहां हम देख सकते हैं कि जब विभाजन के साहित्य, भारत में जब विभाजन का साहित्य लिखा गया, चाहे वह बंगाल में लिखा गया हो या पंजाब में लिखा गया हो, उन सब में जो कुछ मूल बिंदु हैं वो समान रूप से हमें देखने को मिलते हैं। वह है अपनी जमीन के छूट जाने का दर्द, अपनी संस्कृति के छूट जाने का दर्द, अपनी पहचान की छूट जाने का दर्द, अपनों के छूट जाने का दर्द, और एक नई जमीन पर, एक नई जगह पर अपनी पहचान को फिर से खड़ा करने की पीड़ा। और इन सब के साथ और विस्तार से यदि कहें कि और संक्षेप में और माइन्यूटली यदि हम देखने की कोशिश करें तो वह है स्त्री का दर्द, जो हमें दोनों ही साहित्यों में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। जहां हम देख सकते हैं कि जो विभाजन की पीड़ा है वह खास तौर पर केवल ये नहीं कहेंगे केवल स्त्रियां, लेकिन स्त्रियों ने सबसे अधिक इस पीड़ा को झेला। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, यदि आप लोगों ने भी देखी हो, गरिमा श्रीवास्तव की किताब है दे ही देश। और वो दे ही देश का उपन्यास अपने रचना में जो वे विदेश की यात्रा करते हैं, और विदेश की यात्रा के माध्यम से वो दिखाती है कि तुर्की से लेकर अन्य महत्वपूर्ण देशों में कहाँ कहाँ जब विभाजन हुआ, कहाँ कहाँ जब दंगे हुए या किसी तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए, तो वहां उसकी पीड़ा सबसे अधिक किसने झेली। और उन्होंने कहा कि वह पीड़ा जो सबसे ज्यादा किसी ने झेली तो वह स्त्री थी, क्योंकि स्त्री को वह जो दंश था वह बार बार पुरुषों की तुलना में और अधिक झेलना पड़ा, क्योंकि उसकी जो पीड़ा थी, उसका जो शोषण था, उसका जो उत्पीड़न था, वह दोहरा था। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि विभाजन के साहित्य में स्त्री की जो भूमिका है, या विभाजन के साहित्य में जो स्त्री का स्थान है, स्त्री की पीड़ा का स्थान है, वह हमें विशेष रूप से यहाँ हमें रेखांकित करने की जरूरत है, जिस पर और विस्तार से बात होने की जरूरत है। और ये केवल भारतीय संदर्भ में नहीं, हम इसे वैश्विक संदर्भ में यदि हम देखें तो हमें वैश्विक संदर्भ में इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे। कृष्णा सोबती की रचनाओं के संदर्भ में मैंने जैसा कि जिक्र किया, कृष्णा सोबती विभाजन के महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में जानी जाती हैं। न केवल विभाजन के महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में, बल्कि हिंदी साहित्य की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, और यदि मैं और विस्तार से कहूँ तो भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कृष्णा सोबती का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो कृष्णा सोबती के पास ऐसा बहुत सारा साहित्य है जो विभाजन की पीड़ा से लबरेज है। 1948 यानी 1947 में विभाजन हुआ और 1948 में उनकी पहली कहानी आती है सिक्का बदल गया।
और उस कहानी के बारे में भी जिक्र करती है कि वह कहानी उनकी अपनी नानी के अनुभव की कहानी है। और ये जिन लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, मुझे लगता है सभी लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में, तो हम उस कहानी के माध्यम से देखते हैं कि सिक्का बदल गया कहानी में किस तरह विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद किस तरह शाहनी का जो चरित्र है, जो शाहनी जो कैरेक्टर है, उसकी मूल जो प्रोटैगनिस्ट है, वह किस तरीके से अपनी जमीन से दरबदर होती है। उस जमीन से दरबदर होने की इस पूरी कहानी में हम विभाजन की पीड़ा, दंश और विभाजन का दंश, एक स्त्री की स्थिति और अपनी जमीन को छोड़ने की, अपनी जड़ों को छोड़ने का जो पूरा दंश है, हमें उस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। पर एक जो महत्वपूर्ण बिंदु, जब हम सिक्का बदल गया कहानी की बात करते हैं या अन्य रचनाओं की बात करते हैं, वह हम जो महत्वपूर्ण रूप से भूल जाते हैं, वह है कि जब हम सिक्का बदल गया कहानी की ही जब हम बात करते हैं, तो हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हिंदू मुस्लिम विद्वेष की वजह से या भारतीय राजनीतिक जो परिदृश्य था उस समय का, उसकी वजह से हम भारत और पाकिस्तान के विभाजन में परिणत होते हैं। और उसके बाद जो विभिन्न समुदायों के लोगों को जो पीड़ा झेलनी पड़ी, उसकी बात हम अक्सर करते हैं। लेकिन हम अपने देश की आर्थिक संरचना को, उसका जो हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी बात हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, जो इस कहानी के माध्यम से देखे जाने की जरूरत है। मैं बहुत संक्षेप में यहाँ बात कहूंगी कृष्णा सोबती की इस कहानी के विषय में, और फिर मैं आगे बात करूंगी स्त्री संदर्भ में और किस तरीके से वैश्विक स्तर पर, और खासतौर पर जैसा मैंने कहा कि भारत ने और पंजाब ने विशेष रूप से, बंगाल ने विशेष रूप से विभाजन की पीड़ा को झेला, ठीक इसी तरह की पीड़ा हम जो विभाजन का जो दूसरा हिस्सा, यानी शरीर का जो दूसरा हिस्सा दूसरी सीमा पर छूटा, वैसा ही साहित्य, उतना ही पीड़ा से लबरेज साहित्य हमें वहां भी देखने को मिलता है। तो जब हम पाकिस्तान में लिखे जा रहे पार्टीशन लिटरेचर की बात करते हैं और जो भारत में लिखे जा रहे पार्टीशन लिटरेचर को जब हम कंपेयर करके देखते हैं, तो हमें बहुत सारी समानताएं भी देखने को मिलती है कि किस तरीके से चाहे जमीन के स्तर पर बट गया हो, लेकिन जो पीड़ा थी वो दोनों तरफ लगभग समान थी, और दोनों तरफ से अपनी जमीन, अपनी जड़ें छूट जाने का दुख हमें दोनों तरफ देखने को मिलता है। तो मैं सिक्का बदल गया कहानी की बात कर रही थी। सिक्का बदल गया कहानी में जो कैरेक्टर है शाहिनी, जो जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, वह उसके जमीन छूट जाने के दंश की चिंता और का जिक्र हम बार बार अपने यहाँ करते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को भूल जाते हैं कि उस समय की जो आर्थिक बुनावट थी भारतीय समाज की, खासतौर पर पंजाब की, अविभाजित पंजाब की, अनपार्टीशन पंजाब की जो बुनावट थी, वो क्या थी, और उस बुनावट में विभाजन किस प्रकार एक तरह से एक मार्ग की तरह दिखाई देता है एक खास समाज को, कि किस तरीके से विभाजित होकर हम अपनी जमीन, अपना अधिकार पा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से नहीं, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है आलोक राय की, पार्टीशन डायलॉग्स करके, जिसमें उन्होंने लगभग 7 रचनाकारों का, 7 महत्वपूर्ण विभाजन के साहित्यकारों का उन्होंने इंटरव्यू किया है, जिसमें इंतजार हुसैन है, जिसमें वापसी सिद्धवा है, भीष्म सानी है, कृष्णा सुक्ति है, कृष्ण बलदेव वैद हैं आदि, जो सर महत्वपूर्ण, राही मासूम रजा है, इन सबका उन्होंने इंटरव्यू किया है। और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम देखते हैं, खासतौर पर कृष्ण बलदेव वैद और कृष्णा सुक्ति के इंटरव्यू के माध्यम से यदि हम उस कहानी को यदि हम डिकोड करने की कोशिश करें, तो हम महसूस करते हैं कि वे 2 इंटरव्यू और कृष्णा सोबती की वह कहानी, इन तीनों को यदि हम पैरेलल रख के देखें, तो हम न केवल कहानी के मूल तक पहुंचते हैं, बल्कि हम उस समाज की आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक बुनावट की ओर भी हमारी दृष्टि जाती है, और महसूस करते हैं कि उस समय का जो समाज था, जो हिंदू मुस्लिम समाज था, उसमें जो हिंदुओं की स्थिति थी वो बहुत ही सशक्त और बहुत ही जमींदार, जिसे शाहनी भी, जो शाह और शाहनी का जो चरित्र दिखाया है, वे शाह और शाहनी, शाह का मतलब है जो जमींदार है, जो बड़े जमीनों के मालिक है, लैंडलॉर्ड्स हैं, और वहां के जो बाकी जो कारीगर या बाकी जो कामगार वर्ग दिखाया है, वे सब मुस्लिम हैं। तो वो हिंदू मुस्लिम का जो विद्वेष है, हिंदू मुस्लिम का जो आपसी खिंचाव है, और उसकी परिणति हम विभाजन में देखते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरीके से कृष्णा सोबती की इस कहानी में, और अगर जिन लाहौर नहीं देखा असगर वजाहत के नाटक में हम देखें, या ऐसी अन्य कहानियां जहां हम देखते हैं कि जो हिंदू चरित्र जो पाकिस्तान में छूट गए, किस तरीके से वो अपनी जड़ों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब में हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो शोषण था, या जो विभाजन था, या जो उत्पीड़न था, वह हिंदू मुस्लिम का उत्पीड़न था, जबकि हिंदू मुस्लिम के उत्पीड़न के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण जो आयाम है जिस पर विचार किए जाने की जरूरत है, वह है उसका आर्थिक पक्ष, यानी उसकी आर्थिक संरचना। और उस आर्थिक संरचना में हम देखते हैं कि उस समय के समाज में
जो सशक्त और या ताकतवर वर्ग था, या जो पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति एग्जैक्ट शब्द हम यूज यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन जो पूंजी से संपन्न वर्ग था, वह वहाँ का हिंदू समाज था, और उनके जो कामगार थे वे मुस्लिम थे। और जब उन्हें इस तरह की परिस्थिति बनी, तो उनके लिए विभाजन सबसे खूबसूरत एक हथियार के रूप में नजर आया, क्योंकि विभाजन के माध्यम से वे हिंदुओं को यहाँ से खदेड़ सकते हैं और बड़ी आसानी से उनकी जमीनों पर, उनकी जायदाद पर यहाँ अपना कब्जा जमाकर अपनी एक स्थिति को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। तो जो मेरा कहने का उद्देश्य है वह ये कि जब भी हम किसी साहित्य को, खासतौर पर जब हम इस तरह के उत्पीड़न के साहित्य को, दलन के साहित्य को, यदि हम जब किसी इस तरह के साहित्य को यदि हम देखते हैं, तो हमारी जो दृष्टि है वह केवल उसकी सामाजिक या केवल उसकी संवेदनात्मक दृष्टि ना होकर उसके आर्थिक आयाम जो है उस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है, कि वहां की आर्थिक बुनावट इस पूरे परिवेश में क्या नया जोड़ रही है, या क्या उसकी भूमिका क्या है, और किस तरीके से हम जब कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया को देखते हैं, तो सिक्का बदल गया कहानी में आर्थिक परिवेश, वहां की जो आर्थिक बुनावट है, और वो जिसे हम बड़ी आसानी से हिंदू मुस्लिम कह के खारिज कर देते हैं, उसके पीछे के अन्य कारण क्या है। तो एक एंगल ये है, एक दृष्टिकोण ये है, और दूसरा उसके अलावा जो कृष्णा सोबती से जो अपेक्षाएं हैं एक बड़ी साहित्यकार होने के नाते, और खासतौर पर स्त्री साहित्यकार होने के नाते, क्योंकि जो लोग यहाँ हिंदी के विद्यार्थी हैं या साहित्य के विद्यार्थी हैं, वे सब, उन्होंने मित्रों मरजानी और बाकी उनके जो अन्य उपन्यास हैं, हम हशमत है या सूरजमुखी अंधेरे के आदि किताबें, उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें, उनको पढ़ा होगा, और आप बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस कर सकते हैं कि कृष्णा सोबती हिंदी की एक बहुत प्रखर स्त्री आवाज रही। मैं प्रखर आवाज भी कहूंगी, स्त्री आवाज भी कहूंगी, और प्रखर स्त्री आवाज भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाहे उन्होंने अपने आप को कभी भी फेमिनिस्ट कोट ना किया हो, उन्होंने अपने आप को फेमिनिस्ट के इस तमगे से हमेशा बचाने की कोशिश की, लेकिन जब भी हम फेमिनिज्म का हिंदी साहित्य में, जब हम स्त्री विमर्श की परंपरा को खोजने निकलते हैं, तो सबसे प्रबल रूप में हमें कृष्णा सोबती खड़ी हुई दिखाई देती है। कृष्णा सोबती का साहित्य, मित्रों मरजानी की जो चरित्र है मित्रों, वह अपने आप में एक तरह से झंडा बरदार लगती है भारतीय हिंदी स्त्री विमर्श की, जहाँ स्त्री की भूमिका में न केवल अपने अधिकारों की बात, बल्कि वो देह की बात करती है, जिस पर हम अभी भी, आज भी, इस समय में भी हम बात करना नहीं चाहते। तो जिस समय हिंदी साहित्य मध्य वर्ग की समस्याओं से उलझ रहा था, मध्य वर्ग की समस्याओं पर बात कर रहा था, हम नई कहानी के पूरे आंदोलन को देख सकते हैं, नई कविता के पूरे समय को देख सकते हैं, उस समय कृष्णा सोबती इन सारे मुद्दों के साथ साथ स्त्री देह के मुद्दे को बहुत प्रखर रूप से उठा रही थी। यानी वो अपने आप में हिंदी की एक बहुत ही कहा जाए कि बहुत सबसे आगे चलने वाली स्त्री रचनाकार हैं, जिनके यहाँ हमें बहुत सारे बोल्ड विषय, जो शायद आज भी हमें स्वीकारना, आप सूरजमुखी अंधेरे के पढ़ेंगे तो आप उसमें भी महसूस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से एक रेप विक्टिम के माध्यम से अपने समय को और स्त्री की मानसिकता को, उसकी पूरी मानसिक वृत्ति को निर्मित करने की कोशिश की है, और एक ऐसी समाज की परिकल्पना की है जहां हम न केवल अधिकार की बात करें, बल्कि उसकी देह के अधिकार की बात भी करें और सुन सकें उसकी देह क्या कहती है। तो इस दृष्टि से कृष्णा सोबती आज भी कई रचनाकारों से बहुत आगे खड़ी दिखाई देती है। लेकिन सवाल दूसरा यहाँ महत्वपूर्ण है, जो मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल इस संदर्भ में है, वह ये है कि कृष्णा सोबती के साहित्य में जो खास तौर पर विभाजन का साहित्य है, और मैंने कहा कि उनकी पहली कहानी सिक्का बदल गया 48 में छपती है, जिस समय उनकी उम्र 18 से 19 वर्ष थी, यानी कि जहां से उनका रचना कर्म शुरू होता है और उनका अंतिम रचना, जिसको उन्होंने पुनः प्रकाशित करवाया, जो उनका बेसिकली पहला उपन्यास था चन्ना, जो लास्ट में उनकी मृत्यु से ठीक पहले छपा है, वहां तक हम कृष्णा सोबती की रचनाओं को यदि देखें तो हर रचना में लगभग, और जब मैं हर रचना कह रही हूँ तो आप 80% रचनाएं मानिए, 80 से 85-90% रचना, जहां उनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से विभाजन की छींटे दिखाई देते हैं। चाहे उनका डार से बिछड़ी हो, चाहे उनका चन्ना हो, चाहे उनका जिंदगी नामा हो, चाहे उनकी कहानियां हो, चाहे उनके जो उन्होंने संस्मरण लिखे वो सब हो, उस सब में वो कहीं ना कहीं अपने विभाजन के दर्द को बार बार कहती हुई दिखाई देती है। उस सब के बावजूद जो एक बड़ा गैप कृष्णा सोबती के साहित्य में दिखाई देता है, वह ये है कि उनके पास विभाजन के स्त्री दंश को लेकर कोई एक ऐसा मजबूत चरित्र हमें दिखाई नहीं देता जो कि दिखना चाहिए था। उदाहरण के रूप में यदि मैं कहूँ कि एक बहुत जरूरी किताब है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उर्वशी बुटालिया
और ये क्योंकि हम कंपैरेटिव लिटरेचर के संदर्भ में बात करें तो मैं दूसरा उदाहरण आपको दूंगी जो पाकिस्तान में जो किताबें लिखी गई ठीक इसी तरह की थीम पर, वह अनम जकारिया की किताब द फुटप्रिंट्स ऑफ पार्टीशन नैरेटिव्स ऑफ 4 जनरेशंस ऑफ पाकिस्तानीज एंड इंडियंस 1915 में इस किताब का प्रकाशन हुआ। और दूसरी किताब उनकी है अ पीपल्स हिस्ट्री फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये दो किताबें अनम जकारिया की और जिस किताब का जिक्र मैंने किया उर्वशी बुटालिया द अदर साइड ऑफ साइलेंस, इन दो किताबों को यदि आप विस्तार से पढ़ें और खास तौर पर द अदर साइड ऑफ साइलेंस, तो आप देखेंगे कि दोनों ही किताबों में कंपैरेटिवली यदि आप देखें तो दोनों ही किताबों में अगर आप देखें तो अपनी अपनी क्षेत्र अपनी अपनी जमीन से पैदा हुए जो विभाजन का जो दंश है हमें वो अपने अपनी एक्सट्रीम पर अपने अपने एपेक्स पर दिखाई देता है। और हम महसूस कर सकते हैं कि दोनों ही समाजों में, चाहे वे राजनीतिक रूप से बेशक अलग हों, लेकिन जब हम आम जन की बात करते हैं तो वहां पर टूटने की, कटने की और डार से बिछुड़ जाने की जो पीड़ा है हमें दोनों जगह बराबर रूप से दिखाई देती है। विशेष रूप से यदि मैं उर्वशी बुटालिया की किताब अदर साइड ऑफ साइलेंस की बात करूं तो उन्होंने बहुत कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं जो उस समय विशेष रूप से विचार किए जाने की जरूरत थी, जो कि हमें हिंदी साहित्य में उस तरह से दिखाई नहीं दिया। हालांकि जो पिंजर जो उपन्यास है अमृता प्रीतम का, उसमें हम या तमस में हम देख सकते हैं कि जो स्त्री चरित्र को खड़ा किया गया और वो एक तरह से ऐतिहासिक चरित्र हुए, लेकिन कृष्णा सोबती के साहित्य में कहीं वो हमें मिसिंग दिखाई देता है। जितनी बड़ी स्त्री अधिकारों की पैरोकार कृष्णा सोबती थी, उस तरह का न्याय उनकी इन रचनाओं में हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा स्त्री चरित्र हमें खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं देता। हम थोड़ा सा इतिहास में यदि जाएं तो इतिहास में हम देखेंगे कि जब भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन में 1947 से पहले से यदि हम इसे शुरू करें तो 1947 में तो डेट ऑफ पार्टीशन है 15 अगस्त के रूप में, 14 अगस्त के रूप में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हम जिन आजादी के दिवस के रूप में जिन तारीखों को जानते हैं, उससे पहले उसकी एक भूमिका बननी शुरू हो गई थी। यानी देश दुनिया को अंदाजा हो गया था कि भारत अब विभाजित होने जा रहा है, इसके दो टुकड़े होने जा रहे हैं। और उसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं कि जब विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद जब थोड़ा 1948-49 में थोड़ा सा चीजें सेटल हुई, तब इस बात पर विचार किया गया कि विभाजन तो हो गया, लेकिन जो दोनों तरफ नुकसान हुआ है और खास तौर पर स्त्री का नुकसान, यानी कि दोनों तरफ से सबसे अधिक जो प्रताड़ित हुई वो स्त्री थी और स्त्रियों का दोनों तरफ अबडक्शन हुआ, रेप हुआ या उनको उठाया गया या उनका उत्पीड़न हुआ, उसे कैसे एड्रेस किया जाए। जब उसको एड्रेस करने की जब बात हुई तो एक इंटर डोमिनियन ट्रीटी साइन की गई दोनों देशों के बीच, और इन दोनों देशों के बीच इस ट्रीटी के माध्यम से ये तय किया गया कि दोनों ही देशों में इस विभाजन की पूरी प्रक्रिया के दौरान जो स्त्रियां आर पार छूट गई, यानी कि भारत की स्त्रियां जो पाकिस्तान में हिंदू स्त्रियां थी जो भारत नहीं पहुंच पाई, और भारत में जो मुस्लिम स्त्रियां थी जो पाकिस्तान नहीं पहुंच पाई, उन्हें उनके सही हाथों तक पहुंचाया जाए, यानी कि उन स्त्रियों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। पुरुष निकल गए, पुरुषों ने बहुत सारे, आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण, आप बहुत सारे लिटरेचर ऐसा पढ़ेंगे, पंजाबी का और हिंदी का ऐसा बहुत सारा साहित्य पढ़ेंगे जहां हम देखते हैं कि कितने पिताओं ने, कितने भाइयों ने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को खुद अपने हाथों से जिंदा जला दिया या जहर देकर खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थी जिन्हें की किडनैप कर लिया गया, जिन्हें की घरों से गायब कर दिया गया, जो कि इस पूरी प्रक्रिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर न पहुंच पाई और कहीं ना कहीं वो शोषित होकर रह गई, अपने एक तथाकथित एलियन लैंड पर छूट गई। यानी कि अगर पाकिस्तान की भारतीय हिंदू स्त्री अगर भारत नहीं पहुंच पाई तो वो एक तरह से उनकी एलियन लैंड होगी, क्योंकि वो अपनी जमीन पर नहीं पहुंच पाई। तो इस दृष्टि से इस पर विचार हुआ और बहुत सारे सोशल वर्कर्स को फ्रंट पर आना पड़ा और बहुत सारा दोनों तरफ इस तरह की कमिटीज बनी और एक ट्रीटी साइन हुई कि हम दोनों तरफ की स्त्रियों को लौटाएंगे। और इस लौटाने की प्रक्रिया में यदि आप इस किताब के माध्यम से जाएंगे और अन्य भी इतिहास की, ज्ञानेंद्र पांडे का इतिहास भी यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे हम इतिहास कह रहे हैं, जिसे हम स्त्री की पीड़ा कह रहे हैं, जिसे हम इस तरीके से देख रहे हैं कि 49 में अचानक हमारी सरकार जगती है कि हमें दोनों तरफ की स्त्रियों को वापस लेकर आना है या पहुंचाना है उनके स्थानों पर। लेकिन इस बीच में, इस पूरी प्रक्रिया में जो घट गया, जो बहुत कुछ छूट गया, जो बहुत कुछ स्त्रियों के साथ हो चुका है, उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका कोई रेमेडी, इसका कोई रास्ता किसी भी सरकार के पास नहीं था, दोनों ही तरफ से। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सारे इंटरव्यूज के माध्यम से आप ये जानेंगे कि किस प्रकार
इन जो सोशल वर्कर्स थी, जिसमें दमयंती सहगल है, अनीस किदवई है, मृदुला साराभाई हैं, जो बहुत उस समय की पावरफुल जो एक वुमेन जो क्लब था, उन सब का की जो भूमिका है और उनके जो इंटरव्यू जब आप पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि राजनीतिक निर्णय एक बात है, लेकिन जमीन पे घटने वाली हकीकत बिल्कुल दूसरी बात है। तो दोनों तरफ से जब ये महसूस किया गया कि इन औरतों को अपने अपने स्थान पे पहुंचाया जाए, और जब स्त्रियों से इन सोशल वर्कर्स ने बात करने की कोशिश की, उनके ठिकानों पे पहुंचने की कोशिश की, तो उन स्त्रियों ने खुद इन्हें अपने घरों से धक्के मार के निकाल दिया कि आप हमें किस जमीन पे ले जाना चाहती हैं, किसे आप हमारी जमीन कहती हैं। वह जमीन जो आज एक यूटोपिया के रूप में या एक कल्पना के रूप में सीमा के दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रही है, जहां पर हमें हमारी देह की शुद्धता के माध्यम से, शुचिता के माध्यम से जहां हमारा आकलन होगा, या वह जमीन जहां हम पिछले 3 सालों में कष्ट झेलकर जहां अपनी छोटी ही सही अपनी एक जगह बना चुके हैं। तो एक इतना बड़ा डिस्कोर्स था, इतना बड़ा ट्रॉमा था, इतना बड़ा एक ऐसा इशू था जिसे एड्रेस किए जाने की आवश्यकता थी, और जो हमारे भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में, पंजाबी साहित्य में एड्रेस नहीं हो पाया, जिस पर बात किए जाने की विशेष रूप से जरूरत थी, और उस पर बात नहीं हुई। और ये इंटर डोमिनियन ट्रीटी जिसे 1949 30 दिसंबर को खत्म हो जाना था, और जब इसको महसूस किया गया कि अभी भी बहुत कुछ रह गया, तो उसे एक बिल के रूप में संसद में पेश किया गया। उसके बाद वो एक्ट बना, और एक्ट बनकर 57 तक इन्फोर्स रहा, और ये तय हुआ कि इस पूरे कार्यकाल के बीच में हम उस दोनों तरफ की स्त्रियों को उनके सही ठिकानों पे पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि स्त्री का देश क्या है। ना पाकिस्तान की स्त्रियों के पास उनका कोई जवाब था, ना हिंदुस्तान की स्त्रियों के पास कोई जवाब था, ना भारत की सरकार के पास कोई जवाब था, ना पाकिस्तान की सरकार के पास कोई जवाब था। तो स्त्री का देश क्या है? स्त्रियों ने कहा कि हमारे साथ तो हमेशा से ही होता रहा है कि हम अपनी जमीन छोड़कर, अपना घर छोड़ के, हमारा तो विस्थापन सदियों से हो रहा है, हम शादी के माध्यम से विस्थापित हो रहे हैं, एक अनजान पुरुष पर विश्वास करके उसके साथ चले जा रहे हैं। तो वो अब अनजान पुरुष मुस्लिम है या हिंदू है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अब एक नई जगह पर फिर से विस्थापित होने नहीं जाना चाहते। यानी कि जो पाकिस्तान में छूटी हुई हिंदू स्त्रियां थी, वो ये कह रही थी कि हम अब एक नई लैंड पर जाकर एक बार फिर एक नई परीक्षा अपनी देह के साथ नहीं देना चाहते, हम जहां हैं हमें वहीं छोड़ दिया जाए, और हम विस्थापन और उत्पीड़न के विस्थापन और पीड़ा तो हमारे जन्म के साथ मिला है, तो हमें तो इस तरह की स्थितियों को एडजस्ट करने की आदत है। तो ये जो एक बड़ा इशू था, जो एक बड़ी समस्या थी, जिसे हमें न केवल भारतीय परिदृश्य पर या भारतीय संदर्भ में, बल्कि इसे वैश्विक संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है कि क्या जब कोई दंगा, जब कोई इस तरह का संघर्ष, जब कोई इस तरह की कोई घटना घटती है, तो जो पीड़ा एक समाज का, जिसे हम 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कहते हैं, क्या वो 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन और दूसरी 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, क्या दोनों बराबर हैं? क्या उन दोनों की पीड़ा, उन दोनों का दंश, उन दोनों का पीड़न क्या समान है? तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि स्त्री की पीड़ा और पुरुष की पीड़ा में यहाँ जमीन आसमान का अंतर है। और क्योंकि हम भारत के साहित्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भारतीय साहित्य के विभाजन के साहित्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य में, पंजाबी में भी और हिंदी में भी, बंगाली के बारे में मैं चाहूंगी कि कोई मुझे अगर अपडेट कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ऐसा हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है जहां इस तरह की समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश की गई हो, जहां स्त्री के दर्श को, स्त्री के दर्द को इस दृष्टि से देखने की कोशिश की गई हो, जिस दृष्टि की ओर संकेत उर्वशी बुटालिया करती हैं। आप इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, जब आप जरा जरा इस किताब को पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आज इतने वर्षों बाद भी, जब हम इस 2024-2025 में जब आज हम बैठे हैं, तब भी 1947 की जो रेड क्लिफ लाइन है, वहां से खून आज भी बहता है। वहां आज भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आज तक एड्रेस नहीं हुए, जिन पर बात नहीं हुई है। मैं और प्रामाणिक रूप से इस बात को इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ, मेरे नाना और नानी दोनों सिख समुदाय से थे, और दोनों ही नाना नानी सिख समुदाय थे, मेरे दादा दादी पंजाबी समुदाय से थे। तो जिस समय विभाजन हुआ, तो वो दोनों ही परिवार अपने पाकिस्तान में अपनी जड़ों को छोड़कर लौटकर हिंदुस्तान आए थे, जिसमें से नाना नानी का पेशावर और मेरे माता पिता का, दादा दादी का लायलपुर, जो वहाँ के महत्वपूर्ण शहर है, वहां से अपनी जड़ों को उखाड़ कर वो लौटे थे, और अपने साथ सिर्फ जो एक चीज लेकर लौटे थे, वो थी चाबी। और आप विश्वास कीजिए, हिंदी साहित्य में और सिंधी साहित्य में
और मैं नहीं जानती बांग्ला साहित्य की क्या स्थिति है। पंजाबी साहित्य में आपको ये चाबी का ये जो प्रतीक है, चाबी का जो ये सिंबलिज्म है, आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय जो लोग अपने घरों को ताले लगाकर अपने घरों से निकले थे, उन्हें ये उम्मीद थी कि एक दिन लौटकर हमें वापस उसी जमीन पर जाना है और फिर से हम ताला खोलेंगे, मिट्टी झाड़ेंगे और घर झाड़ेंगे और उस घर में फिर से बैठेंगे और स्थितियां सबसे समान हो जाएंगी। घर छूट गए, जमीनें छूट गई, देश छूट गए, सब कुछ छूट गया, उम्रें छूट गई, लेकिन जो बच गया पीछे वो चाबी थी। तो वो चाबी का जो प्रतीक है वो हमें विभाजन के साहित्य में विशेष रूप से देखने को मिलता है। और एक महत्वपूर्ण रचनाकार है गौतम सचदेव, जिनके हम रचनाओं में हम देखते हैं कि वो चाबी के प्रतीक के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। तो ये जो विभाजन का साहित्य है, जो विस्थापन का साहित्य है, या मैं इसे और व्यापक संदर्भ में कहूँ जो डायस्पोरिक लिटरेचर है, जिसमें अभी सत्य प्रकाश जी ने बार बार फिजी, ट्रिनिडाड और मॉरिशस आदि देशों में या गिरमिटिया संस्कृति की बात की, गिरमिटिया समाज की बात की, उन सब के अपने दंश, अपने दर्द हैं। उन सब रचनाओं में उन सब जो भोक्ता थे, उन सब के पास इस तरह की बहुत सारी कथा कहानियां जो शायद इस संदर्भ में तो आई हूँ कि उनकी जमीन, उनका घर छूट गया, उनकी जमीन, उनकी पहचान छूट गई, वो नॉस्टैल्जिया आज भी उनकी रगों में बहता है, वे आज भी अपनी भाषा के प्रति उतना ही उद्वेलित, उतना ही दर्द, उतना ही दंश महसूस करते हैं। लेकिन जिस बिंदु की ओर मैं संकेत करना चाह रही हूँ, जो हमें हिंदी रचनाओं में लगभग बहुत कम एड्रेस होता है, मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो पूरी तरह संबोधित नहीं हुआ वह ये है कि जिस संदर्भ में उर्वशी बुटाली अपनी किताब में जिक्र करती हैं, जिस संदर्भ में अनम जकारिया अपनी किताब में पाकिस्तान के संदर्भ में जिक्र करती हैं, वह इतिहास में तो दर्ज हुआ, कहानियों में, रचनाओं में नहीं आ पाया। और मैं ये कह के कहीं भी इतिहास को या डॉक्यूमेंटेशन को खारिज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम भी जानते हैं और आप सभी जानते हो, हम सब साहित्य के विद्यार्थी तो उसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई रचना, जब कोई इतिहास, जब कोई रिपोर्ट साहित्य में दर्ज होती है, जब वो अपनी किसी आत्मकथा या बायोग्राफी में दर्ज होती है, तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो मारकता है, वो कितनी अधिक बढ़ जाती है। तो इस दृष्टि से हम महसूस कर सकते हैं कि चाहे कृष्णा सोबती हो, चाहे भीष्म साहनी हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार हो, उन सब में ये जो महत्वपूर्ण विषय है कहीं ना कहीं मिसिंग है, और उस पर विशेष रूप से बात किए जाने की जरूरत थी। कृष्णा सोबती की जो पूरे रचनाक्रम को देखें, चाहे जिंदगी नामा हो या चन्ना हो या बाकी चीजें हैं, तो आपको जो चीज कॉमन दिखाई देती है वह है विभाजन, और विभाजन के कारण अपने जड़ों को छूट जाने का दर्द। लेकिन उस सब में जिस समस्या को सबसे प्रोमिनेंट दिखना चाहिए था, एज मतलब बीइंग अ स्त्री रचनाकार, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट राइटर ऑफ हिंदी लिटरेचर, वो मुझे कहीं एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं मुझे कमी दिखाई देती है, जो शायद और प्रखर रूप में आनी चाहिए, न केवल भारतीय साहित्य में बल्कि उस सभी साहित्यों में जिसका मैंने जिक्र किया, किताब का देही दंश, गरिमा श्रीवास्तव की। आप उस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि स्त्री देह पर हुए अत्याचारों को जितना प्रखर अभिव्यक्ति वहां है, वह उस तरह की रचनाओं में हमें क्यों देखने को नहीं मिलती। उन रचनाओं में वो कहानियां, वो सत्य जो है उस तरीके से, उस प्रखर रूप में हमें क्यों देखने को नहीं मिलते। तो वो एक मिसिंग फैक्ट है जो हमें ना केवल ना पंजाबी साहित्य में, ना हिंदी साहित्य में, इन सारे भाषाओं के साहित्य में हमें देखने को नहीं मिलता, जिसकी की विशेष रूप से जरूरत है। कह सकते हैं कि कहा जा सकता है क्योंकि स्त्री साहित्य या स्त्रीवादी साहित्य ये पिछले कुछ दशकों की उपज है। अगर हम सीधा सीधा रेखांकित करें तो 70s 80s से हमें देखने को मिलता है, जहां हम स्त्री देह की, स्त्री अधिकारों की, स्त्री मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर जरूरी है कि जब आज हम स्त्री या दलित कहकर जिसे अलग से कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में इसी समाज का अंग है। और जब इसी समाज का अंग है तो आपके समाज का जो 50% वर्ग एक बड़ी पीड़ा से को देख रहा था, को झेल रहा था, उसका शिकार था, तो वह 50% का दर्द क्यों हमारी रचनाओं में उतना प्रखर रूप से दिखाई नहीं देता जितना कि उससे अपेक्षा की जाती है। कृष्णा सोबती की कई कहानियां, जिसका मैंने भी एक जिक्र किया, सिक्का बदल गया, उनके करने अन्य कहानी है डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी माँ कहाँ, जिंदगी नाम, ये सब विभाजन पर आधारित कहानियां हैं। इन सब में स्त्री की बात है। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्त्री की बात इनमें नहीं है। जैसे शादी जो चरित्र है वो स्त्री चरित्र है। मेरी माँ कहानी में जो बच्ची का चरित्र है वो एक ऐसी बच्ची जो पठानों के हाथ छूट गई है और जो अपनी जड़ों की तरफ अपने घर जाने को बेचैन है। लेकिन वहां पर इस समस्या को जिस तरीके से एड्रेस होना चाहिए था, उन स्त्रियों की समस्या को, और आप ये
खुद मेरी बचपन की सुनी किस्से कहानियों का हिस्सा है, जिसे मैं किस्से कहानी कह रही हूँ, वास्तव में एक जीवंत इतिहास था जो मैंने अपने परिवार के माध्यम से, अपने नाना नानी की कहानियों के माध्यम से सुना। और प्रामाणिक रूप से यदि हम हिंदी साहित्य, यदि हम भारतीय साहित्य के इतिहास, भारतीय इतिहास में देखें, जिसे मैंने उर्वशी बुटालिया की बात की, मैंने ज्ञानेंद्र पांडे के इतिहास की किताब की बात की, इंडियन पार्टीशन, उन सब में आप देखें तो ये सब उस समय के सत्य थे, उस समय का इतना बड़ा फैक्ट था। और हम ऐसे मैंने किस्से सुने भी हैं, क्योंकि जिस समय मैं विभाजन पर काम कर रही थी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से जो मेरी नाना नानी की पीढ़ी के थे या उनके आसपास के थे, उनसे मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की, और बहुत प्राउडली इसको लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, हमने चलने से पहले अपने घर की बेटियों को, कुंवारी बेटियों को खास तौर पर जहर देकर मार दिया, क्योंकि हम उन्हें रास्ते में होने वाली जलालत से बचाना चाहते थे। उस जलालत से बचने के लिए उन्होंने अपनी जवान बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बच्चियों को छोड़ा और उनको मारकर अपने घरों से निकले। इसके बहुत सारे प्रमाण आप हिंदी फिल्मों में देख सकते हैं। गदर आप देखेंगे, उस कहानी में आपको दिखाई देगा कि किस तरह की सारे सत्य जो आपको आज कहानी के रूप में दिख रहे हैं, वो सब सत्य थे। इस तरह की कहानी हमारी नानी ने हमें बहुत सुनाई कि इस तरह की चीजें हुई, और किस तरीके से, खासतौर पर यदि मैं अपनी ही घर की कहानी की बात करूं, तो मेरी नानी की शादी जैसे 15 अगस्त को विभाजन हो रहा है, या 15 अगस्त को या 14 अगस्त को उन्हें अपनी जमीन से चलकर दूसरे देश की ओर बढ़ना है, और सीमा पार करनी है और हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना है। ठीक उससे 5 या 7 दिन पहले उनकी शादी कर दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि वो घर वाले अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर उस बला को दूसरे के गले पे डाल सके। तो ये जो इतना बड़ा जो फैक्ट था, इतनी बड़ी जो पीड़ा थी, वो क्यों साहित्य में दर्ज नहीं हुई, इसे यदि हम अगर देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये हिंदी साहित्य में कहीं मिस दिखाई देता है। और मैं केवल हिंदी साहित्य नहीं, मैंने पंजाबी की जितनी रचनाओं को पढ़ा या जाना, उसमें भी मुझे इसका एक गैप देखने को मिलता है। और जो चीजें इतिहास में जिस रूप से दर्ज हुई, वो उस तरीके से हमें हमारे साहित्य में क्यों नहीं दिखाई देती, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं मुझे लगा कि मुझे बात करनी है। मुझे लगता है कि एक उदाहरण के रूप में देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। अनीस किदवई की एक किताब है आजादी की छांव में, और इस किताब में, और अनीस किदवई एक ऐसी सोशल वर्कर कह लीजिए, जिन्होंने बाद में सोशल वर्क को ज्वाइन किया जब उनके पति की मृत्यु हो गई इस पूरे विभाजन के दौरान। वो गांधी जी के पास गई, उन्होंने पूछा कि मैं जिंदा रहने के लिए क्या करूं। तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें जीवन का कोई लक्ष्य चाहिए, कोई उद्देश्य चाहिए, तो तुम सोशल वर्क करो, और तुम अपने समय, इस समय जो घट रहा है उस सब में जिस भी तरह योगदान देना चाहो तुम योगदान दो। तो वो भी इस तरीके से इस सोशल वर्क में शामिल हुई, और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में स्त्रियों के अधिकारों के लिए काम किया। और उनकी ये किताब जो आजादी की छांव में, जिसका मैंने जिक्र किया, वो इस तरह की अनेक सत्य घटनाओं का प्रमाण है, जहां हम देख सकते हैं कि आपकी समाज के एक बड़े वर्ग की जो दैहिक उत्पीड़न की जो पूरा इतिहास है, इन इतिहासी किताबों में दर्ज है, लेकिन साहित्य में उस तरीके से, उतने प्रखर रूप से जितना कि उन्हें होना चाहिए था, वे दर्ज नहीं हुआ। तो ये मेरा अपना एक रीडिंग है, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, ये कहें कि एक एज अ फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं। और शायद हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा एक्सट्रीम भी था, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये था कि स्त्री अधिकारों की बात कहकर स्त्री अधिकारों की बात नहीं की जाती। यदि आपने सिर्फ उसे एक आम मनुष्य की तरह भी समझा होता, तो शायद चीजें और बेहतर तरीके से दर्ज हो सकती थी, शायद उनकी पीड़ा को और बेहतर तरीके से रजिस्टर किया जा सकता था, शायद इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट, सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट विचारों की जरूरत हमें ना पड़ती। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत आभार मैडम। मैं बताना चाहूंगी कि बड़े खेद के साथ कि समय की पाबंदी के कारण सिर्फ एक ही प्रश्न हम ले पाएंगे। प्रश्न तक जाने से पहले मैं प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपना बहुमूल्य विचार रखें। Congratulations, Professor Jyoti Chawla. It was a very important discussion. एक्सट्रीम कुछ भी नहीं था, जो स्त्री विमर्श के बारे में आपने बातचीत की। हिंदी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हमारे हिंदी के असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर से,
or translation studies, especially they will be benefited by your lecture. This is what I understand. Such important issues you took out, and no one spoke mostly on partition and diaspora till date in the entire lecture series. Only people have mentioned here and there, but this was the first lecture of its kind where we talked about partition, migration, diaspora, then identity politics. And you pointed out Hindi, Greek, Jewish literature, Bangla, and Punjabi literature. I have not read much of Krishna Sobti. I have just read Jindagi Nama and a Gujarat here, a Gujarat there. I think books are not available in English translation. Very few translations have been made. So these two books I have read. And when Professor Jyoti Chawla talked about diaspora discourses in Krishna Sopti's writing, I could connect with many things. Then she also talked about economics implications of partition, political implications of diaspora and partition, and then the missing discourses. There were quite a few missing discourses when Professor Jyoti Chawla concluded by mentioning the important points that we have not been talking. We have silenced a few, uncomfortable discourses. She tried to take out those. A few things are uncomfortable to talk. People try to glorify women, but when she concluded by saying that if women are treated as normal human beings, then that is going to be a big help to feminism or feminist discourses or gender discourses or anything, living a normal life. On a personal level, these things are the important things that appealed me. And as a researcher, as a teacher, I have taken a few important points from Professor Jyoti Chawla's lecture today. One is displacement as a narrative. Then comparative world literatures, how they talk about diaspora and migration transformations, turning exile, longing, and hybrid identity into the central narratives of any literature. So Dr. Jyoti Chawla talked about those, and then she gave examples from Urvashi Butalia, then Dev Hi Desh. I was just searching for that book. I'll try to find it out. Then also Dr. Chawla talked about partition as a transcultural trauma. Many people are doing researches on trauma studies, trauma discourses today. So maybe the points that she talked about today, India, Pakistan, then Palestine, Israel, Korea, and all those important and complicated issues that we are talking in our social platforms, we can also talk about those as literary texts. Then Dr. Chawla pointed out that identity politics and aesthetic disruption in partition literature. Partition literature has become unidimensional in many states because in the beginning she rightly pointed out that only Punjabi and Bengali literature, or Punjab and Bengal are mostly affected by partition. For example, I am from Odisha and we hardly ever heard about things like partition. We never heard about those. I was telling about those to Dr. Jyoti one day. So people have taken it as a kind of romanticization, watching this from a distance, museumizing partition discourses and glorifying them only through words and not through actions. So these are the missing links that Professor Jyoti Chawla pointed out. Probably in our future research, we can take such things like economic migration and genre shift, something that I am very interested in. I'm keen on reading more about, like Gulf diaspora, Caribbean identities, African domestic migration. So these things are very, very complex, multi-layered issues related to partition. Then she concluded by talking about partition as resistance. Many people are doing researches on resistance literature, and the very act of cultural participation by diasporic and post-partition communities is an act of resistance. Uh, Dr. Jyoti Chawla has always been a powerful voice, a powerful feminist. I didn't expect anything less than this, what she spoke about in her research and her presentation today. It's going to be very helpful for all of us. We will certainly get in touch with you, Dr. Jyoti, when we design our syllabus and we take some special units and blocks on diaspora, partition, and feminism vis-a-vis comparative world literatures. I think that is when you will be in a position to help us in a big way. Thank you very much for doing so much research, coming so much prepared for our students and the faculty. I thoroughly enjoyed both the lectures. Both the lectures were in sync with each other. Though the speakers did not know each other, they had never had any discussion beforehand, but somehow both the lectures were in sync. I am glad that you both of you spoke on a similar note, leading us towards a similar discourse, which is gender. And then in case of Dr. Jyoti, partition and gender, and in case of sir, it was about uh,
comparative world literature and marginal studies. Thanks a lot. Namaskar. बहुत बहुत आभार मैडम। अब हिंदी विश्वविद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर गुड्डी कुमारी का एक प्रश्न है। मैडम कृपया खुद को अनम्यूट कीजिए। राज, जरा गुड्डी मैडम को अनम्यूट करने में सहायता करें। माइक ऑन है उनका? उनका माइक ऑफ है मैडम, उनको ऑन करना पड़ेगा। गुड्डी मैडम कृपया अपना माइक ऑन कीजिए, तब आप प्रश्न पूछ पाएंगी। नमस्ते मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ जी, नमस्ते मैम। मैं शिक्षिका हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी और अनुवाद से। मैम मेरा सवाल पहले था, लेकिन ज्योति मैम को सुनने के बाद मेरे जो सवाल थे वो सवाल अब नहीं रहे, मेरा डाउट क्लियर हो गया। क्योंकि जो तुलनात्मक साहित्य और स्त्री विमर्श का जो परस्पर संबंध है उसे उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, और जो कृष्णा सोबती के बारे में उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा लगा। और कृष्णा सोबती मेरी भी पसंदीदा लेखिकाओं में से एक रही है, तो इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्य प्रकाश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी उनको सर को सुना है, लेकिन सर को शायद मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सर को पहले भी सुना है और फेसबुक पर भी सर का पढ़ा है, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैम। अब हम आज के वेबिनार के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। अब आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम, विशिष्ट वक्ता एवं अतिथि डॉक्टर सत्य प्रकाश पाल सर और डॉक्टर ज्योति चावला मैडम और सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार। आज का यह वेबिनार अपने विषय तुलनात्मक विश्व साहित्य पर अत्यंत ज्ञानवर्धक, विचारोत्तेजक और बहुआयामी विमर्श प्रस्तुत करने में सफल रहा। मैं आयोजक संस्था हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से आशा करती हूँ कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार के सार्थक विमर्शों के माध्यम से ज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, खासतौर पर नंदिनी जी। आप इसी तरीके से काम करते रहे, हमारा भी मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू सो मच। प्रणाम। नमस्कार। थैंक यू परमिता जी, थैंक यू।